हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, हमारा कंटिन्यू रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। 6th पार्ट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का। और ये वर्कशीट 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन फॉर वुमेन मीन्स। हमने लास्ट की वर्कशीट्स में पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस के अंदर फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है वो आया, क्या उसके कारण थे, ठीक है। रेन ऑफ टेरर क्या था, कैसे वहाँ पे क्लब बने, कैसे नेशनल कन्वेंशन बनी, कैसे जो फ्रांस है वो पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, फिर से मोनार्की सिस्टम हुआ। तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़े। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या जो है हमारे लिए इफ़ेक्ट है वो सब जो है हमने पढ़ा। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जो वुमेन्स हैं, जो उनके लिए रेवोल्यूशन का क्या मतलब था, क्या उनकी कंडीशन भी पहले से बेटर हुई या नहीं हुई, क्या उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में या नहीं दिया था। ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वुमेन्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो वुमेन्स थी वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे होप्ड दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनका क्या मानना था, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों किया था, उन्होंने ये सोच के किया था कि जो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, जो ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये उनके बारे में सोचेंगे और उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो लिव्स है उसको इम्प्रूव करने में ये उनकी जो है क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और उनकी लाइफ को भी ये सुधारेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देयर वर फ्यूअर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मोस्ट वुमेन देन मैन। उस समय क्या था, बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी लेडीज़ को एज कंपेयर टू जो मैन थे। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब। अब वुमेन्स ने भी क्या किया, जैसे जैकोबिन क्लब था इस तरह क्लब बनने शुरू हुए थे, तो वुमेन्स ने भी अपने क्लब जो है वो बनाने शुरू कर दिए। एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट। और उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने जो हक थे उनके बारे में गवर्नमेंट को, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसको बताने के लिए। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट एज मैन। उनकी जो सबसे मेन एक डिमांड थी वो क्या थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट, कि जैसे जो आदमी हैं, मैन हैं, उनको जो वोटिंग करने का राइट है इसी तरह उनके पास भी वोटिंग करने का राइट हो, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। In the Constitution of 1791, they were given the status of a passive citizen. जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उनको जो है पैसिव सिटीजन वो उनको कह दिया गया। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के बारे में। एक्टिव सिटीजन कौन से थे, जिनको वोट करने का अधिकार था, राइट था, और पैसिव सिटीजन जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन थी उनको पैसिव सिटीजन जो है करार दे दिया गया। इनिशियली द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म। स्टार्टिंग में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ रिफॉर्म जो है यानी कुछ चीज़ें जो वुमेन्स थी उनके लिए लागू की। उसमें सबसे पहला क्या था, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए स्कूलिंग वो कंपलसरी होनी चाहिए। सेकेंड, नाउ मैरिज वाज कंसिडर्ड एज अ वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैरिज था वो जो है वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट था, यानी अपनी इच्छा से लेडीज़ जो है, जो लड़कियां थी वो शादी कर सकती थी। एंड वो रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और उसको रजिस्टर्ड भी कराना होता था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। डाइवोर्स वाज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। अब जो डाइवोर्स था उसको लीगल कर दिया गया, और जो लेडीज़ जो है वो अपने जो हस्बैंड उनके साथ नहीं रहना चाहते थे तो वो भी अब डाइवोर्स के लिए अर्जी दे सकती थी, अप्लाई कर सकती थी, ये राइट उनको दे दिया गया। नाउ वुमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेसेस। अब जो वुमेन थी वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और बिजनेस रन कर सकती थी। नाउ लेकिन इतना काफ़ी नहीं था वुमेन्स के लिए, ठीक है, वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको चाहिए थे पॉलिटिकल राइट्स। हाउएवर द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट एंड इक्वल वेज
कंटिन्यू फॉर वुमेन। लेकिन जो वुमेन थी उन्होंने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा और वो लगातार इसके लिए स्ट्रगल करती रही। किसके लिए? पॉलिटिकल राइट्स के लिए। और इक्वल वेज यानी जितना वो काम करती थी, जो आदमी थे उनके बराबर उनको मजदूरी यानी वेज नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसके खिलाफ भी वो खड़ी थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर अमंग देम वाज ओलंप दे गूज, यानी जो उनकी लीडर थी, जो उनको मोटिवेट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, उनका नाम क्या था? वो था ओलंप दे गूज। In 1791, she wrote a Declaration of Rights of Women and Citizen on the line of Declaration of Rights of Man and Citizen। उन्होंने जो है लिखा, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स के लिए, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया। एंड एयर्ड द वॉइस फॉर वुमेन राइट, और वुमेन्स के राइट के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अपना एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने अपना जो है डिक्लेरेशन लिखा अपने राइट्स के लिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट एनेक्टेड लॉज बैनिंग वुमेन क्लब एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब देखिए, जो उस समय क्या था, रॉबस्पियर का रेन ऑफ टेरर जो है वो उस समय बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर था। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो उस समय उन्होंने जो वुमेन्स थी वो लगातार जिस तरह से डिक्लेरेशन दे रही थी, जिस तरह से अपने क्लब बना रही थी, उन्होंने उनको रोकने के लिए क्लब बनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। ठीक है, उनको बंद करने के लिए, वुमेन्स क्लब जो है उनको बंद करने के लिए लॉज बनाए। एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी उनको स्प्रेस करने के लिए। नेशनल कन्वेंशन चार्ज्ड ओलंप दे गूज विद ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड हर। अब उन्होंने क्या किया, जो ओलंप दे गूज थी उसके ऊपर देशद्रोही का जो है आरोप लगाया। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट हर, उसको फांसी दे दी गई। द वुमेन ऑफ फ्रांस फाइनली अक्वायर्ड द फ्रेंचाइज इन 1946। अब देखिए, जो फ्रांस की वुमेन थी उनको एक्चुअल फाइनली राइट टू वोट का जो अधिकार है, उनको वोट करने का अधिकार है, वो कब मिला? 1946 में। आप सोचिए कितना लंबा समय उनको स्ट्रगल करना पड़ा केवल वोट के अधिकार के लिए। ठीक है, 1946 इतना टाइम उनको जो है ये स्ट्रगल करना पड़ा। नाउ स्लेव सिस्टम एंड रेवोल्यूशन। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द कॉलोनीज वाज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रैम। अब देखिए, स्लेव सिस्टम क्या होता है, यानी गुलामी। ठीक है, अब गुलामी जो है वो उस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि लोग जो है वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। जो रिच पीपल थे वो लोगों को अपने काम कराने के लिए उनको स्लेव बनाते थे। लेकिन हुआ क्या, जैकोबिन जो क्लब था उसके जो मेंबर थे वो सभी थर्ड स्टेट के थे, वो बहुत पुअर पीपल थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और क्या हुआ कि उसको एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, द कैरेबियन कॉलोनीज वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। अब जो कैरेबियन कॉलोनीज थी, दूर देश के जो एरिया थे, वहाँ से उनको इम्पोर्टेंट वो सप्लायर थे। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया वो ब्रिटेन की कॉलोनी था और यहाँ से जो भी यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी वो यहाँ से सप्लाई कर दी जाती थी ब्रिटेन में, और वहाँ पे उसका फिर ट्रेड होता था। ठीक है, इसी तरह जो कैरेबियन कॉलोनीज थी वो भी इम्पोर्टेंट सप्लायर थी टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी आदि की। द लेबर शॉर्टेज क्रिएटेड बाय द अनविलिंगनेस ऑफ द यूरोपियन टू वर्क फार ऑफ एंड अननोन प्लेसेस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या किया था कि देखिए, जो यूरोपियन थे वो अपना एनवायरनमेंट छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके ट्रेड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने दूसरे जो जहाँ पर गरीबी थी जैसे अफ्रीका में, वहाँ पर लोगों को दास बनाकर, स्लेव बनाकर लेकर आना शुरू किया हुआ था। ठीक है, तो उनको वो गुलाम बनाकर लेकर आते थे और अपना व्यापार कराते थे। और एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है वो बन गया था, यानी जैसे अमेरिका है, यूरोप है और अफ्रीका है। तो ये जो फ्रांस जो है ये क्या करते थे, ये जो है अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव लेकर आते और उनको फिर कहाँ भेजते, अमेरिका में भेजते। ठीक है, इस तरह से वो जो है इनको इधर उधर जो है इनकी बोली लगती थी अफ्रीका से लाकर। तो इस तरह ट्रायंगुलर यहाँ पर स्लेव ट्रेड बन जाता है। अफ्रीका से लेकर आए,
यूरोप में, फिर उनको अमेरिका में भी भेज दिया, इस तरह से। नाउ द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। अब ये जो स्लेव ट्रेड था ये कब शुरू हुआ? 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल शिप्समैन फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, तो जो फ्रेंच मर्चेंट थे, जो फ्रांस के व्यापारी थे, वो जो स्लेव्स थे उनको लेकर आते थे अफ्रीका से। नो लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स। सो ये जो स्लेव बनाकर लेकर आते थे, ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि नेशनल असेंबली जब बनी उसमें जो मेंबर थे उन्होंने भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो कि स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश कर सके। However, the Convention of 1794 passed the law of emancipation of all slaves in the French colonies। 1794 में जो कन्वेंशन थी, उन्होंने जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, जो स्लेवरी सिस्टम था उसके खिलाफ जो है वो लॉ पास किया। 10 years later, Napoleon resumed slavery. Planters got freedom to enslave. Slavery was finally abolished in 1848 from all the French colonies। यानी इसमें क्या हुआ कि 10 साल के बाद जब नेपोलियन जो है आए, उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को दोबारा से लागू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो नेपोलियन थे वो एक आप कह सकते हो उनको मॉडर्न मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी लागू की थी, हमने पढ़ा था वर्कशीट में, बट वो व्यापार को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देना चाहते थे, जिसके कारण स्लेव्स जो है उनकी ज़रूरत होती थी वो व्यापारियों के साथ होते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब नेपोलियन आए तो उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को दोबारा से लागू कर दिया। ठीक है, अब जो प्लांटर्स थे वो फ्री थे स्लेवरी सिस्टम स्लेव्स को जो है लाने के लिए। जो स्लेवरी है वो फाइनली जो कब हटी, वो हटी 1848 में फ्रॉम ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज। जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी सबसे स्लेवरी सिस्टम 1848 में पूरी तरह से बंद हो गया। नाउ लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या जो है मिला है, क्या क्या हमें विरासत के रूप में उनसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे हमें मिला है, वो हम पढ़ेंगे। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट जो हैं वो सबसे मेन है जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। द सेंसरशिप केम टू एन एंड। सेंसरशिप जो है उसका वो ख़त्म हो गया इन 1789 में। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अ नेचुरल राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की जो अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को रखने की जो स्वतंत्रता है, वो एक जो है राइट के रूप में लोगों को मिला। These ideas originated from France and spread to the rest of the world। तो ये जो आइडियाज़ थे फ्रीडम के, लिबर्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट थे, ये फ्रांस से ओरिजिनेट हुए और पूरे संसार में फैल गए। ड्यू टू दिस द फ्यूडल सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, यानी जो हायर जो रिच और प्रॉस्पेरस पीपल थे वो नीचे वाले लोगों पे अपना अधिकार रखते थे, वो सारा इस तरह का फ्यूडल सिस्टम वो ख़त्म हो गया। Colonial societies redefined the idea of freedom from slavery in their movement of independence। Society redefined the idea of freedom from slavery in their movement of independence। तो इस तरह जो कॉलोनियल सोसाइटी थी उन्होंने जो इंडिपेंडेंस थी, जो फ्रीडम थी, ठीक है, स्वतंत्रता के अपने जो आंदोलन था, उनका मूवमेंट था, उसमें स्लेवरी सिस्टम से आप कह सकते हो फ्री होने के लिए उन्होंने एक नई जो है डेफिनेशन दी। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 4 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है, सो इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर फ्रेंच वुमेन। तो क्या मीनिंग, क्या इंपॉर्टेंस थी फ्रेंच वुमेन के लिए रेवोल्यूशन की, ठीक है। सो हमने पढ़ा था फॉर फ्रेंच वुमेन रेवोल्यूशन मीन्ड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। उनके लिए क्या था कि उनके लिए फ्रीडम और इक्वलिटी उनको चाहिए थी। इम्पोर्टेंस क्या थी, तो कुछ जो है यहाँ पर रिफॉर्म शुरू हुए। फर्स्ट क्या था, वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल क्लब है वो बनाए, अपने न्यूज़पेपर निकाले। सेकंड, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, दे डिमांडेड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनको अपने जो है इक्वल राइट चाहिए थे। फोर्थ आप लिखेंगे, बट आफ्टर द रेवोल्यूशन वुमेन वर डिक्लेयर्ड एज पैसिव सिटीजन एंड डिनाइड टू गिव पॉलिटिकल राइट। लेकिन उनको जो है पैसिव सिटीजन वो करार दे दिया गया और उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गई, ठीक है, राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेव्स इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। तो ट्रेड और फ्रेंच पॉलिटिक्स में जो स्लेव्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही। फर्स्ट लिखेंगे इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन ए ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिकन्स बिगिन इन द 17th सेंचुरी। सो एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया जो मैंने आपको समझाया था वर्कशीट कराते हुए, यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच। ठीक है। सेकंड देखिए ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द रिच स्लेव ट्रेडर्स इट वाज नॉट एबोलिश्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण, अपोजिशन के फियर के कारण जो है बहुत लंबे समय तक भी इनके लिए कोई कानून जो है वो नहीं बना। नेक्स्ट इट वाज फाइनली एबोलिश्ड इन 1848 इन ऑल फ्रेंच कॉलोनीज। 1848 में सभी फ्रेंच कॉलोनीज से ये पूरी तरह से एबोलिश हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट लॉज वर मेड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट अफेक्टेड द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल। तो कौन से लॉज बने जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने कॉमन पीपल्स को अफेक्ट किया। फर्स्ट आफ्टर द रेवोल्यूशन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड सम रिफॉर्म। फर्स्ट क्या था, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो गई। सेकेंड नाउ मैरिज वाज कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड डाइवोर्स वाज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। डाइवोर्स जो उसको लीगल कर दिया गया, अब मैन और वुमेन दोनों ही राइट था उनको अप्लाई करने का। नंबर फोर्थ नाउ वुमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेसेस। अब जो वुमेन है वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और अपना बिजनेस चला सकती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट अवर लाइफ्स। कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उससे कौन कौन से आइडियल्स जो है मिले जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते थे। द 5 मेन आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वर, फर्स्ट क्या है लिबर्टी, सेकंड इक्वलिटी, थर्ड जो है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है बच्चों, जो भाईचारे की भावना होती है। नंबर 4 है डेमोक्रेसी एंड नंबर 5 है राइट टू वोट। तो ये जो है 5 मेन आइडियल्स थे। सो ये आप जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर लिख लेंगे और ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी बुक से आप कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, अपनी वोकेबलरी जो है, जो न्यू सेंटेंसेस आए हैं इसमें आपकी, उनको अच्छे से ज़रूर याद कीजिए ताकि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो और आप इजीली इन चीज़ों को याद कर सको। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।